नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं। आज स्पेशल एडिशन है। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आज आप लगातार 2 घंटे देख पाएंगे। शाम 6 बजे हमारी दूसरी बहस आज इस सवाल पर होगी, क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति का नारा बदल दिया? क्या वो मां, माटी और मानुष की जगह मां, माटी और मुसलमान की सियासत करने लगी? लेकिन ताल ठोक के आज की पहली बहस इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर है। हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ महागठबंधन तैयार कर लिया है? दरअसल पीएम मोदी के इजरायल दौरे से सबसे ज्यादा अगर कोई घबराया है तो वो है पाकिस्तान, क्योंकि इस ऐतिहासिक दौरे से आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को अब नई दिशा मिल सकती है। बहुत मुमकिन है कि अब आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भारत वैसी ही नीति और रणनीति अख्तियार करे जो इजरायल आतंकी संगठन हमास के खिलाफ अपनाता है। पीएम मोदी के इस दौरे से हुआ यह है कि पूरी दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ एक साफ संदेश गया। पाकिस्तानी मीडिया में अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि भारत, अमेरिका और इजरायल मिलकर एक नया गठबंधन बना रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे से भारत और इजरायल के बीच न सिर्फ नए सिरे से दोस्ती मजबूत होगी, बल्कि कूटनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत भी होगी। वो कूटनीति जिससे आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हो, वो कूटनीति जो आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम कर सके। इसीलिए आज ताल ठोक के हम सवाल पूछेंगे कि क्या भारत और इजरायल ने आतंकवाद के खिलाफ एक महागठजोड़ बना दिया है? इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ इंडिया, इजरायल एक साथ होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ इजरायल अब देश का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा? और सवाल यह भी होगा, क्या भारत और इजरायल की दोस्ती कूटनीति का नया केंद्र बनने जा रही है? ताल ठोक के that those who believe in humanity and civilized values must come together and defeat it. As such, we must resolutely oppose the evils of terrorism, radicalism, and violence that plague our time. ये दोनों देशों का एजेंडा, भारत और इजरायल, ये दोनों देशों का एजेंडा एक ही है कि वो है आतंकवाद से लड़ना। कि 26/11 के इशू में काफी सारे ज्यूज जो मुंबई में रह रहे थे, उनके ऊपर भी आतंकवादी हमला हुआ था। तो ये जानते हुए इजरायल हमारे जो एजेंडा है आतंकवाद का, उसे बहुत मदद कर रहा है और उसे दुनिया में उछालने में हमारी मदद करेगा। इजराइल ने ओपनली भारत को सपोर्ट किया है आतंकवादियों के मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा है कि हमास और लश्कर तैयबा में कोई फर्क नहीं है और वो भारत के साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट करेगा। इजराइल के वो भारत को अपना असल दोस्त मानता है, क्योंकि और जिस रूप से वो भी आतंक के शिकार हुए हैं, आतंक के लक्ष्य हुए हैं, टारगेट हुए हैं, इस तरह वो मानते हैं कि हम भी हैं। टेररिज्म के खिलाफ जो हमारी नीति है उससे और शक्तिशाली बनाने में कई सारे मुद्दे हैं भारत और इजरायल के बीच में, पर सबसे प्रमुख एक प्रकार से जिसको रेखांकित करना चाहिए वो है दहशतगर्दी। एक दायित्व भी बनता है कि दहशतगर्दी को सामना करने के लिए एक प्रकार का सहमति बनना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या पीएम मोदी का इजरायल दौरा इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा संदेश है? दूसरा सवाल, क्या भारत और इजरायल की दोस्ती कूटनीति का नया केंद्र बन गया है? तीसरा सवाल, इंडिया इजरायल युग शुरू होने से आतंक का चैप्टर खत्म होगा? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या पाकिस्तान के खिलाफ इजरायल भारत का सबसे बड़ा हथियार बनेगा? तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज जीवीएल नरसिंह राव हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी के रुद्रपुर से वो विधायक रह चुके हैं। अशोक सज्जनार हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। तारक फतेह हमारे साथ हैं, वो कनाडा के रहने वाले हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर खुर्शीद इमाम हमारे साथ हैं, वो जेएनयू में पढ़ाते हैं
और आपको बता दें उनकी खासियत न केवल ये है कि वो पढ़ाते हैं, बल्कि खासियत ये है कि वो हिब्रू भाषा के पढ़ाने वाले हैं। अकेले शख्स हैं जो हिब्रू भाषा पढ़ा रहे हैं, और हिब्रू भाषा भारत में पढ़ाई जाए इसको लेकर वो इस हद तक इंस्ट्रूमेंटल रहे कि इस फैसले में उनका बड़ा योगदान रहा है। स्वागत है प्रोफेसर इमाम आपका यहाँ स्टूडियो में। ये जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी प्रधानमंत्री नरसिंह राव और नेतन्याहू की, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी माफ़ कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की, जिसमें वो कुछ फैसले जो भारत और इजराइल के साझा द्विपक्षीय बातचीत के दौरान हुए हैं उस पर रोशनी डालेंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। जी वी नरसिंह राव, सरप्राइजिंग फैसले होंगे ऐसा कहा जा रहा था सुबह से, तो हमारे साथ दिन में जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा था हम इंतजार करेंगे कौन से करिश्माई फैसले होने वाले हैं। कुछ रोशनी डाल सकेंगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले? नहीं रोहित जी, ये दोनों देशों के बीच बहुत समय के बाद रादर भारत प्रधानमंत्री का पहले दौरा है, तो दोनों के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट में जो फैसले हैं उसको लेकर कई दिनों से चर्चा हो रही है। तो डिफेंस के क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, और कई ऐसे जो एरियाज हैं जहां इजराइल हमें मदद कर सकता है, कर भी रहा है, बहुत समय से कर रहा है। पर लेकिन दोनों देशों के बीच एक भारत की ओर से अभी एक खुले मन से जिस प्रकार हम इजराइल के साथ हम संबंध को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे मैं समझता हूं जो पहले कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो भी उनकी तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में या कुछ डिफेंस इक्विपमेंट के सेल में उनकी तरफ से यदि कहीं ना कहीं यदि कोई संकोच यदि था वो पूरा दूर हो गया है। दोनों देश आतंकवाद से लड़ने के लिए एक स्वर में बोल रहे हैं। पाकिस्तान में जिस प्रकार की बौखलाहट हम देख रहे हैं इससे स्पष्ट जाहिर होता है, तो ये दोनों देशों के बीच जो सुरक्षा के विषय में जो संबंध होंगे, जो संबंध रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान पूरी तरह चिंतित है, होना भी चाहिए। एक आतंकवादी राष्ट्र पाकिस्तान को जब भारत अच्छे संबंध बनाते हैं पूरे विश्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व के नेता के रूप में उभरे हैं। जहां यूएस में गए थे तो डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मुलाकात हुआ, पाकिस्तान में भूकंप जैसा माहौल था। फिर जब इजराइल के दौरा हो रही है तो उससे जितना चर्चा हमारी मीडिया में हो रही है इसको लेकर उतना ही चर्चा उनके देश में भी हो रही है। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया पूरा आपका। मैं वापस आऊंगा आपके पास अगले सवाल के साथ। 1.5 मिनट का समय रहता है सर पहले सवाल के जवाब में, और उस 1.5 मिनट के बाद बजर बजता है, आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है समय पूरा होने के बाद। अखिलेश प्रताप सिंह, आपको लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल साथ आ जाएगा तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का लगभग ये मोदी जी का 65वां 66वां देशों का दौरा होगा, और हर दौरे के पहले बड़े गर्मजोशी से बातें होती हैं, बहुत उम्मीद लगाई जाती हैं। अभी लेटेस्ट में अमेरिका में गए थे तो ये हुआ कि राष्ट्रपति भवन में पहले प्रधानमंत्री हैं जो नए राष्ट्रपति के साथ डिनर करेंगे और 5 घंटे राष्ट्रपति भवन में रहेंगे, और बहुत जोश था, बड़ा उत्सुकता था। हम लोग को भी, पूरे देश को भी उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं आता है। तो हम तो उम्मीद करेंगे, हर बार ये उम्मीद करते हैं कि इस दौरे से कुछ अच्छा रिजल्ट आए। अभी भी हम पॉजिटिव हैं कि इजराइल से भी अच्छा रिजल्ट आए, और जिस किसी से भी हमारे देश के हित में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामरिक हो, चाहे आतंकवादी हो, अगर किसी प्रकार का हम लोगों को सहायता मिलती है, हम लोगों के साथ मिलकर कोई चलने को तैयार है, तो जो भी देश हो, जो भी सरकार हो, हम उसका स्वागत करते हैं और वो हमें अच्छा भी लगेगा। लेकिन समस्या यही आके हो जाती है रोहित जी कि बहुत दिन हो गए, अभी हम सुन रहे थे हम अपने भाजपा के मित्र को कि वो पाकिस्तान बौखला गया, घबरा गया, इस पर हम खुश होने लगते हैं। अरे पाकिस्तान है क्या? हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करने लगते हैं कि पाकिस्तान को घबराहट से हम अपने आप को खुश होने लगते हैं? हमारे वो पसंगे में भी नहीं है। हमें तो दुनिया के हम 3-4 जो कंट्रीज है उसके बराबर हैं, हम उस लेवल पे किस तरह से हों। आज चारों तरफ से हमें घेरा जा रहा है, हमारी विदेश नीति किस मुहाने पे पहुंच चुकी है, हम कहां सफल हैं, जो हमारे अगल बगल खतरे बढ़ते जा रहे हैं उस पर हमें किस तरह से निपटना है, कैसे निपटे, धमकियां खुलेआम दी जा रही हैं चीन के द्वारा। ये सब आज बहुत गंभीर और मौजूद सवाल है। आतंकवाद पे तो हर देश पे होता रहा है कि हम लोग मिनट हो गया। वापस आता हूँ आपके पास। आपका जो विदेश नीति का ज्ञान है या आपके जो कमेंट्स हैं उस पे मैं फॉर्मर डिप्लोमेट हैं अशोक सज्जनर साहब, उनसे एक कमेंट चाहता हूं।
सर ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं कि हमारी विदेश नीति मुहाने पे आ गई है, या फिर ये कैलकुलेटेड कांग्रेस पार्टी का असेसमेंट है कि वाकई हमारी विदेश नीति इस कदर फेल हो चुकी है कि हर तरफ से हम फंसे हुए हैं इस समय? नहीं, मेरे विचार से ये कहना कि विदेश नीति विफल हो गई है और कहीं आगे नहीं जा रही है, ये तो बहुत ही अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि मेरे विचार से ये केवल भारत में नहीं परंतु पूरी दुनिया भर में आगे। अभी आप इजराइल में भी देख लीजिएगा, इजराइल के राष्ट्रपति ने कहा है जो आप बिग वर्ल्ड लीडर हैं, वहाँ से उनके प्रधानमंत्री ने भी कहा है जो आप केवल भारत के लीडर नहीं हैं, आप पूरी दुनिया के लीडर हैं। तो मैं तो ये कहूँगा जो हमारी विदेश नीति ने बहुत पिछले 3 साल में बहुत प्रगति की है, बहुत आगे गए हैं बहुत देशों के। जो उन्होंने चीन और पाकिस्तान का संदर्भ दिया है उसमें हमको ये ध्यान में रखना चाहिए जो विदेश नीति केवल हमारे से कहने से नहीं होती है, वो दूसरे राष्ट्र के भी, दूसरे देश भी कैसा उसका हमारी तरफ बर्ताव है उस पर भी वो निर्भर करता है। और अगर पाकिस्तान और चीन का ऐसा बर्ताव है हमारी तरफ तो हमारी विदेश नीति ऐसे उसमें सफल नहीं हो पाएगी। परंतु जहां तक आपका प्रश्न था जो इजराइल के साथ अगर हमारी दोस्ती मित्रता बढ़ती है तो वो आतंकवाद के विरुद्ध क्या एक अच्छा कदम होगा? मेरे विचार से बड़ा अच्छा कदम होगा। 3 तरीके पर। एक तो वो भी आतंकवाद से जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं, तो हम अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है वो हम शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज जो वहां से उनके अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, हथियार हैं, वो हमको मिल सकते हैं। अगर उनके हिरॉन टीपी ड्रोन्स हमें मिल जाते हैं जो कि लैस हैं मिसाइल से, उससे हमें बड़ा फायदा होगा। और तीसरा हमें पॉलिटिकली सामरिक तरीके से उनके साथ जो हमारे संबंध बढ़ेंगे तो उसका भी उनको तो फायदा होगा ही, हमको भी बहुत फायदा होगा। आखिरी इसमें मैं कमेंट ये करना चाहूंगा जो हमको इसको बहुत ही मैच्योर तरीके से इसको ले जाना चाहिए अपने रिश्तों को, क्योंकि इससे किसी और देश को ये नहीं महसूस हो जो हमारा इजराइल के साथ इतना ज्यादा घनिष्ठ संबंध हो गए हैं जिससे कि जो अरब देश के हैं उनको कुछ इससे थोड़ी डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगे। मेरे विचार से नहीं होगा जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी विदेश नीति चलाई है, नहीं होगा, परंतु फिर भी इसको हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। इससे पहले मैं इमाम साहब से कमेंट में एक तस्वीर जो आ रही है लाइव है, ये आप देख सकते हैं। तेल अवीव में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों मीडिया के सामने हैं। फोटो आप है इस समय, और इसके बाद ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दोनों देशों के नेता अपनी अपनी बात रखेंगे। उन समझौतों पर हो सकता है जानकारी दी जाए जो भारत और इजराइल के बीच में होने वाले हैं। मुझे लगता है डॉक्टर खुर्शीद साहब आप इजराइल को बेहतर तरीके से जानते समझते हैं, वहाँ का इतिहास, वहाँ का साहित्य, वहाँ की रोज़ाना की चीज़ें आप पढ़ते होंगे क्योंकि आप उनकी भाषा को बेहतर जानते हैं। हम लोग तो अनुवाद पढ़ते हैं। इससे पहले मैं सवाल लूँ, प्रधानमंत्री आ गए, वो लाइव होंगे, वो अपनी बात रखेंगे, वो सुनवाते हैं, उसके बाद आपसे सवाल करता हूँ। Your visit, my friend Prime Minister Modi, to Israel. You are making history. We're making history together. This is a deeply moving moment for me, both in personal but also in national and international terms. Personal, well, I can tell you, I told this to Prime Minister Modi yesterday that almost 30 years ago I went on a date in Tel Aviv in an Indian restaurant and produced 2 fine children. The food was great. So yesterday I asked Rina Pushkarna, who is the owner of that restaurant, to prepare this dinner for this date. And it was equally good. Israeli singer of Indian origin. She sang a song hauntingly beautiful in Hindu, but also she sang a Hebrew song which Israelis here are familiar with. It's called Ani va'ata neshane et ha'olam. You and I will change the world. I have a feeling that today India and Israel are changing our world and maybe changing parts of the world, because this is a cooperation. It's a marriage really made in heaven, but we're implementing it here on earth. We discussed in our meetings yesterday and today, just now,
with several of our ministers and your delegation. We spoke about so many fields where we think we can make a big difference in water and agriculture and health, in every field, in so many fields, in the fields of that affect the lives of our people, their well-being, their employment possibilities, their employment possibilities, the delegation. We spoke about so many fields where we think we can make a big difference in water and agriculture and health, in every field, in so many fields, in the fields of that affect the lives of our people, their well-being, their employment possibilities, the longevity of their lives and how they live it. So we have decided, because Prime Minister Modi and I are, I think, not only wedded to visions, but we like to have our lives of many millions of people. Both in India, it's many hundreds of millions of people, but we're talking about beyond that even. We're talking about also cooperation in third countries and actually working together to better the future of the people of Africa. India is present there, Israel is present and coming into Africa, and we think that by joining forces in various areas that I just discussed and others, we can help the people of Africa as well. So this is very exciting, and it tells you how we are seizing the future. We also recognize that we are being challenged. We're being challenged by the forces of terror that seeks to undermine our world, our countries, the peace and stability of our common civilization. And we have agreed to cooperate in this area as well. I have to say that from this meeting, we shall be meeting young Moshe Holtzman, who was a survivor of the horrible terrorist attack in Mumbai. And I thank you, Prime Minister, for making this important gesture. But this is an expression of our commitment to fight the bad and work for the good. And I think this is what marks this visit. It's a partnership to seek the good, to defend the good, to achieve the good. And this is a good day. Welcome, my friend, Prime Minister Narendra Modi. Your Excellency, Prime Minister Benjamin Netanyahu, members of the media, thank you, Excellency, for your warm words of welcome and for the exceptional generosity with your time and friendship. I will truly cherish the most wonderful dinner that you and Mrs. Netanyahu hosted for me yesterday. Our conversation last night, meeting Mrs. Netanyahu, learning about your family, especially what you told me about your father, has taken my experience of your beautiful country to a whole new level. India admires the success of your people in overcoming adversity to advance, innovate and flourish against all odds. Friends, I'm honored to be in Israel on this extraordinary visit. In our modern journey, our paths have been different, but our belief in democratic values and economic progress has been a shared pursuit. This visit is an occasion to rejuvenate the bonds of our friendship, to compose a new chapter in our ties, and to jointly venture toward new horizons of engagement. Prime Minister Netanyahu and I have
had productive discussions covering an extensive menu of issues, not just on areas of bilateral opportunities, but also how our cooperation can help the cause of global peace and stability. Our goal is to build a relationship that reflects our shared priorities and draws on enduring bonds between our peoples. Friends, Israel is among the leading nations in the field of innovation, water, and agricultural technology. These are also among my priority areas in India's development. We agreed that efficiency of water and resources use, water conservation and its purification, productivity increase in agriculture are key areas in deepening our bilateral cooperation. We are of one view that together our scientists and researchers would develop, build, and implement mutually beneficial solutions in the field. Our decision to establish a bilateral technology innovation fund worth $40 million for research in industrial development will help us in achieving this goal. We regard thriving two-way trade and investment flows as the bedrock of a strong partnership. Prime Minister Netanyahu and I agreed on the need to do more in this direction. Businesses on both sides should take primary lead in such efforts. This would also be our message to the CEO Forum tomorrow. Friends, India and Israel live in complex geographies. We are aware of strategic threats to regional peace and stability. India has suffered firsthand the violence and hatred spread by terror. So as Israel. Prime Minister Netanyahu and I agreed to do much more together to protect our strategic interests and also cooperate to combat growing radicalization and terrorism, including in cyberspace. We also discussed the situation in West Asia and the wider region. It is India's hope that peace, dialogue, and restraint will prevail. Friends, our people hold natural affinity and warmth for each other. The Indian origin Jewish community reminds us of these bonds. It also serves as a bridge to a shared future. In recent years, we have been receiving a large number of Israeli tourists in India. At the same time, more and more Indian students are choosing to pursue advanced academics and research in your best universities. I am confident that the strength of these links, old and new, will hold us in good stead as we forge a partnership for the 21st century. Friends, around 150 kilometers from here, there is a slice of history in the city of Haifa in Israel. That is very dear to my country. This is the final resting place for 44 of the Indian soldiers who sacrificed their lives during World War I.
in liberate the city, that city. Tomorrow, I will travel to Haifa to pay homage to our brave Indian soldiers. Excellency Netanyahu, it has been a productive and memorable 24 hours in Israel. I'm sure the rest of my stay would be equally exciting. Let me also take this chance to invite you and Mrs. Netanyahu and your family to visit India. I again thank you for your warm welcome and hospitality. Thank you very much. Shalom. Thank you, and I accept. Thank you. तो ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों ने अपने अपने अनुभव को शेयर किया है पिछले 2 दिन से जो साथ थे, जो बातें हुई हैं दोनों में। इमाम साहब, पहले मैं आपका कमेंट चाहता हूं, दोनों को सुना आप। खाने की तारीफ हुई और एक बात जो उन्होंने कही कि अनी वे आता मिशन था उलाम, जो गाना गाया गया प्रधानमंत्री जी के इसमें कि टुगेदर विल चेंज द वर्ल्ड, एक वर्ड और जोड़ देते तो सिंबॉलिकली जो बात सर ने कही थी, चेंज द वर्ल्ड फॉर गुड, ये एक जुमला उसमें जुड़ जाता तो जो शक की जो दायरे थे कि पैलेस्टाइन विज़िट नहीं हो रहा है या इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी बदलाव है, तो वो भी दूर हो जाता। तो इंडिया इजराइल के रिलेशंस, जाहिर सी बात है कि बायलैटरल रिलेशन है, इंडिया को और को ये अधिकार है कि वो किसी एक नेशन के साथ रिलेशन बढ़ाए, लेकिन इस रिलेशन के बढ़ाने में थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, और मैच्योरिटी इन द सेंस के बैलेंस होना चाहिए, कोई रॉन्ग मैसेज निकालने के स्कोप भी नहीं छोड़ना चाहिए, और उसमें कोई इंडिया एक बहुत इस्टेब्लिश्ड नेशन है। क्या रॉन्ग मैसेज जा रहा है? यही कि आप एक पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं, पैलेस्टाइन को, पैलेस्टीनियन। क्यों लगता है आपको ऐसा कि इग्नोर कर रहे हैं? इग्नोर नहीं कर रही, एक जो इंडिया की जो हिस्टोरिकल एक लेगेसी रही है कि कॉन्फ्लिक्ट के दोनों पार्टी है, इंडिया इज नॉट ए पार्ट, उसका कोई हिस्सा इंडिया का नहीं। इंडिया 2 महीने पहले प्रधानमंत्री ने एक लंबा चौड़ा बयान दिया पैलेस्टाइन को लेके, भारत की नीति को लेके, अपने संबंधों को लेके, वो पर्याप्त नहीं था क्या? नहीं, वो पर्याप्त था, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया सॉवरेन कंट्री है, और उसको जब पैलेस्टाइन को लेके बयान दिया जा रहा था, किसी ने नहीं पूछा आपकी इजराइल को लेके पॉलिसी क्या होगी। जब वो इजराइल जा रहे हैं तो सब कह रहे हैं आप बताइए पैलेस्टाइन को लेके पॉलिसी क्या है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? नहीं, डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं है, ये सिंबॉलिक जेस्चर है, इसमें कोई हर्ज नहीं कि पैलेस्टाइन नहीं जा रहे हैं। मैं एक सवाल मैंने सुबह भी पूछा था जी, मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, ये कोई टूर ट्रैवल एजेंसी से लिया हुआ पैकेज तो है नहीं कि बैंकॉक गए हैं तो फुकेट और पटाया भी होके आना ही आना। बिल्कुल। इजराइल गए, इजराइल से वापस आ जाएंगे, उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई पैलेस्टाइन के लिए आपकी पॉलिसी में कोई बदलाव तो नहीं आया कि आप अकेले इजराइल पे तो कंसंट्रेट नहीं करने वाले। एक्सपेक्टेशन है, यही एक्सपेक्टेशन है इंडिया से पैलेस्टीनियंस का कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, और वही एक्सपेक्टेशन का ये मैनिफेस्टेशन है। ऐसा नहीं कि आपसे शिकायत हो रही है, लेकिन आपसे ये उम्मीद है, इसका इजहार तो करना बनता है। लेकिन मेरा एक सवाल, लेकिन अगर आपसे उम्मीद भी न की जाए नहीं तो क्योंकि इंडिया एक ऐसा मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तारिक फतेह हमारे साथ आ गए कनाडा से, मैं उनको भी चर्चा में शामिल कर लेना चाहता हूँ। तारिक फतेह, ख़ास तौर पर जब से इजराइल को लेकर बात हो रही है, भारत के जितने भी कथित बुद्धिजीवी आ रहे हैं वो फ़लस्तीन के प्रति जो प्रेम दिखा रहे हैं, वो दुनिया भर में और कहीं जो मुसलमानों के साथ कत्ल गारत होता है उसके प्रति प्रेम नहीं दिखाते। ऐसा क्यों है? उतना खुल के इजहार नहीं करते। क्योंकि इनको फ़लस्तीनियों से लगाव नहीं है। ये फ़लस्तीन की या पैलेस्टाइन का इशू के लिबादे में ये कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर इजिप्ट को इजराइल से मसला नहीं है, जॉर्डन का कोई मसला नहीं है, सऊदी अरेबिया का मसला नहीं है, तो ये पीड़ जो है ये हिंदुस्तान की कहां से हो गई?
सीधी बात है कि पैलेस्टाइन और पैलेस्टीनियन टेरिटरीज जो हैं और इजराइल के पैक्ट साइन हुए हुए हैं बड़े अरसे से। कैंप डेविड अकॉर्ड प्रेसिडेंट कार्टर से लेके आज तक की अब भी बातचीत दोनों की हो रही है। सिर्फ एक मसला है कि जेरूसलम जो है वो यहूदियों का शहर है या उनसे छीन लिया जाएगा। ये 1967 तक जब तक अरबों के हाथ में था, किसी ने नहीं कहा कि ये फलस्तीन का कैपिटल बना जाए। ये सदियों से 3000 साल से यहूदियों का शहर है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप समझिए कि बनारस हिंदुओं का शहर है या मक्का मुसलमानों का शहर है या ननकाना साहब सिखों का शहर है। ये बीच में शरारत करने वाली बात है कि पूरी उसकी बात एक उस पर राख फेंक दी कि बोले साहब ये इसका जिक्र नहीं किया। ये बिल्कुल शरारत वाली बात है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को एम्बैरस करने के लिए आप टेलीविजन पे बात कर रहे हैं। किसी फलस्तीनी ने आज तक हिंदुस्तान से नहीं कहा कि हमारी बात सुनो। उनकी बात करने वाले बेतहाशा लोग हैं, वो कर रहे हैं आपस में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? रिवर्ट करना चाहते हैं? उसके बाद मैं अशोक जी से कमेंट ले लूं अगर आप रिवर्ट करना चाह रहे हैं तो। नहीं, रिवर्ट करने की बात नहीं, मैं भी बात कर रहा हूँ। ये शरारत वाली बात नहीं है, ये इंडिया से एक्सपेक्टेशन की बात है। सवाल सर एक्सपेक्टेशन की बात है। सवाल ये है एक्सपेक्टेशन किसका है? उन्होंने कहा कि फलस्तीन तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा, हिंदुस्तान के मुसलमान एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भी कहा है क्या हम उम्मीद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि क्या ये सवाल मैंने सुबह भी पूछा था कि एक धर्म विशेष की दूसरे धर्म विशेष के प्रति नाराजगी है, उसको लेके एक दो देशों के बीच की एक परिस्थिति है। क्या इससे भारत की विदेश नीति प्रभावित होनी चाहिए? देखिए, भारत की विदेश नीति तो अपने राष्ट्रीय हित को लेकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। पिछले 25 साल में अपनी समझ में जो भी सरकारें थी उन्होंने सोचा जो अगर हम इजराइल के नज़दीक आते हैं तो शायद अरब देशों के साथ हमारे रिश्ते खराब होंगे। अरब देशों के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते होने चाहिए क्योंकि हमारे 7-8 मिलियन लोग हैं वहाँ पर। 35-40 बिलियन डॉलर हमें वो रेमिटेंसेज आती हैं। 35-40-50% वहाँ से तेल और गैस आता है, तो हमारे रिश्ते उनके साथ बड़े अच्छे होने चाहिए। और अब हमने देखा है जो हमारे रिश्ते उन सभी अरब देशों के साथ और गैर अरब देशों के साथ भी, आप ईरान को लगाइए, तुर्की को लगाइए, सभी के साथ हमारे सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, सभी के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। और अभी ये एक चीज देखी जाए, जो जब प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं तो मेरे विचार से जो ये आवाज उठकर आई है जो वो रमल्ला क्यों नहीं गए, जाना चाहिए था, ये केवल यहां से कुछ लोगों से आई है। किसी भी अरब देश से मैंने ये आवाज आती हुई नहीं सुनी है। उनको ये कोई ऐसी बात चिंता नहीं है, किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया है, किसी ने इसके ऊपर अपनी खफा नहीं हुए हैं। केवल यहां से कुछ उसमें। और हमको देखना चाहिए जो हमने पिछले 25 साल में या उससे पहले भी ले लीजिएगा, पिछले 70 साल में दो चीजें मैं कहूंगा। जो हमने अपनी जो ताल्लुकात और अपने संबंध इजराइल से हमने इतने सीमित कर लिए क्योंकि हम चाहते थे भाई हम अपने रिश्तों को केवल फिलिस्तीन के प्रिज्म से उनको देखना चाहते थे, इजराइल पैलेस्टाइन रिलेशंस को देखना चाहते थे। एक बार अखिलेश जी को चर्चा में ले आऊं क्योंकि लंबे समय तक यूपीए ने दो सरकारें चलाई हैं और इसके अलावा भी लंबे समय तक सरकारें कांग्रेस की अगुवाई वाली रही हैं या कांग्रेस के सहारे वाली रही हैं। अखिलेश जी, क्या पैलेस्टाइन के प्रिज्म से देखा जाता रहा कांग्रेस की समय में इजराइल के साथ संबंधों को, या ये कोई और एंगल था जो कल असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद चर्चा में आया है कि भारतीय मुसलमान नाराज होता है अगर आप इजराइल के क्लोज जाते हैं तो? देखिए, चर्चा आपने जो शुरू की थी उसमें जब जीवीएल से पूछा था कि क्या क्या होने वाला है अभी थोड़ी देर में, तो खैर अभी इसमें तो नहीं पता लगा, अगर कुछ और हुआ होगा तो पता लगेगा। लेकिन आपका मूल प्रश्न में मैं आता हूँ। देखिए रोहित जी, एक टेस्टेड और ट्रस्टेड दोस्त होते हैं, वो व्यक्तिगत भी होते हैं, देशों के भी होते हैं। और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, हमारा कोई टेस्टेड ट्रस्टेड दोस्त है तो वो भी हमारा है, हम भी उसके हैं। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई ये कहे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो फीलिंग से होती है। और हमें ये देखना होता है
जब हम किसी से नए से व्यक्तिगत या राष्ट्रों के संबंध बनाते हैं तो ये देखना होता है कि जो हमारा टेस्टेड ट्रस्टेड है, हम भी जिससे पे आशा रखते हैं वो भी हमसे जो आशा रखता है और जो ट्रस्टेड भी रहा है सालों साल तक, वो नए दोस्तों के हमारा अधिकार है, हमें बनाना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो विश्वास भी बना रहे। ये कोई जरूरी नहीं कि कोई आपत्ति ही करेगा। ये बनाए रखना, जो नया दोस्त बना रहा है या बनना चाहिए, उसका भी एक कर्तव्य बनता है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं, ज्यादा ट्रस्टेड और टेस्टेड है बजाय इजराइल के, मैं ऐसा समझूं? वो हमारा या अरब देश ज्यादा ट्रस्टेड और टेस्टेड है हमारे? उसकी बात, एक कंट्री की बात नहीं करता हूं मैं, एक कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे रसिया से और देशों से बहुत ट्रस्टेड सर, यहाँ तो बायलैटरल टॉक्स हो रही है ना, बायलैटरल के संदर्भ में बात हो रही है। एक पाले को मैं वो जनरल बात कर रहा हूं, बायलैटरल है, और ये देखना नेतृत्व का काम है। जो इस वक्त नेतृत्व है, जो भी रहता है, उसका ये काम है कि हमारी जो थाती पूंजी थी उसकी कीमत हम तो नहीं चुका रहे हैं। और उस सर, मैं वही तो पूछ रहा हूं, क्या पूंजी थी, क्या कीमत चुक गई, वही तो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। क्या पूंजी थी सर? फलस्तीन के साथ हमने ऐसी कौन सी पूंजी जुटा रखी थी जो अब लुट जाएगी इजराइल के साथ हाथ मिलाने से? यही तो मैं पूछ के समझना चाह रहा हूं आप। विश्वसनीयता, सर, विश्वसनीयता की जब आप बात करते हैं, गाढ़े वक्तों में साथ खड़े सर, बताइए ना, कश्मीर के मुद्दे पे आपके साथ कौन खड़ा था गाढ़े वक्त में? एक सेकंड रुक जाएं। जैसे मैं गाढ़े वक्त पे जितना रसिया खड़ा हुआ, कोई खड़ा हुआ क्या? सर, बात इजराइल की और फिलिस्तीन की हो रही है सर, आप रशिया चले जा रहे हैं बार बार। मैं एक उदाहरण मैंने आपको दिया सर, इजराइल और फिलिस्तीन के संदर्भ में बात हो रही है, पॉलिटिक्स सवाल है। कोई आपत्ति नहीं है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप अखिलेश जी, क्योंकि आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। कहा ना, वो रिश्ता अच्छा है, आप मुद्दे पे आ नहीं रहे हैं अखिलेश जी। मैं मुद्दे पे कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे तो मैं क्या करूँ? बात हो रही कांग्रेस बीजेपी की, आप उसमें कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने तो ऐसा कर दिया था। सर, मसला यहाँ पे इजराइल फिलिस्तीन का है, सीधी सीधी मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप उसमें कह रहे हैं कि रशिया से हमारे रिश्ते बेहतर थे। मैं कब कह रहा हूं सर रशिया से संबंध बेहतर नहीं थे? मैं ये पूछ रहा हूं, फिलीपींस से इतने बेहतर थे क्या कि उसके लिए इजराइल को नकारा जाए? फिलीपींस हमारे साथ 1962 की लड़ाई में था क्या? उसने हथियार दिए थे क्या? 1965 में हथियार दिए थे क्या? 1971 में हथियार दिए थे क्या? 1999 में करगिल में मदद की थी क्या फिलीपींस ने हमारी? एक होता है मदद करना, एक होता है कि हमारी जो पॉलिसीज है, उस हमारा जो मानक है, जो हमारा स्टैंडर्ड, उसके अनुरूप हम किसकी कितनी मदद करते हैं। हमारा इजराइल से रिश्ता 25 वर्ष पुराना है, बाकायदे ऑन पेपर है, बायलैटरल है, हम उसको इतराज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे किसी भी कदम से जो हमारा कोई मित्र है, शुभचिंतक हो, उसको किसी भी प्रकार का भय, संशय, शंका नहीं होना चाहिए। हम रिश्ते सबसे बनाए, बार-बार आगे भी बनाए, बनाना चाहिए सर। लेकिन हम और ये भी कह रहे हैं कि कोई ये जरूरी नहीं है कि वो ये सोचते हैं या अरब देश है या फिलीपींस है। आप तीनों में से एक चूज तो कीजिए सर। ये आपकी चिंता है। 3 विकल्प आपके सामने दे रहा हूं, आप उसमें से भी चुन नहीं पा रहे हैं। हम देश की बात कर रहे हैं जनाब, आप बोल रहे हैं, ये आप लोगों की समस्या है, मुस्लिम और फला। हम इंडिया की बात कर रहे हैं सर, हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पंजाबी की बात नहीं कर रहे हैं। रुक जाइए, अब आप ही बोलेंगे, हम ही को बोलने दे, आप इतना पूछना। अगर आपका कोई पीएम नहीं गया इजराइल, तो उसके लिए कुछ तो मजबूरियां रही होंगी सर, यूं ही कोई बेवफा होता नहीं है। जीवी नरसिंह राव, अपनी बात रखिए। नहीं गया, बायलैटरल रिलेशंस हुए, प्रेसिडेंट गए, आर्मी के जनरल गए, तमाम अधिकारी गए, वहां के प्रेसिडेंट आए, आपसे मैं 10 मिनट तक बात करता रहा और आपने तब तो मुद्दे पे जवाब दिया नहीं। अब दूसरे का समय शुरू हो रहा है तो आप चाहते हैं कि आप बोलते हैं। नहीं बताए सर, तो आप बता दिए क्या मिला, इजराइल से मिला क्या, आप बताइए। पूरे विश्व, बोलिए जीवीएल, अमेरिका से मिला क्या था? जीवीएल बोलिए। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। नहीं रोहित जी, सभी अरब देश से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और क्राउन प्रिंस अबुधाबी हमारे रिपब्लिक डे में भी शरीक हुए हैं एक चीफ गेस्ट के रूप में, और सारे देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। फलस्तीन के अध्यक्ष भी 2 महीने पहले भारत दौरा करके गए हैं। उस समय हमने पाकिस्तान के प्रति हमारी क्या संवेदना है हमने बताया था। बट लेकिन किसी एक को यदि इस परेशानी हो रही है इस विजिट से,
दोनों देशों के करीब आने से, वो है पाकिस्तान। और भारत में बैठने वाले कई ऐसे राजनेता हैं, पार्टियां हैं, लोग हैं जिनकी राष्ट्र प्रेम पाकिस्तान के प्रति है। तो यही कारण है पाकिस्तान को दिक्कत होता है। कांग्रेस पार्टी के नेता बयान देने लगते हैं, हमारे नेता के, हमारे सैनिक प्रमुख के खिलाफ आरोप लगाते हैं, उनको गुंडा कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान परेशान है। तो ये किस राष्ट्र में रह के, किस राष्ट्र के तहत अपनी प्रेम जता रहे, इनको खुलेआम कहना चाहिए। ठीक है, लोग ये आज समझने लगे हैं। जब पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं है, पैलेस्टाइन के राष्ट्रपति भारत आके गए हैं, हमने हमारी संवेदना उनके प्रति जताई है। इजराइल से हम संबंध बेहतर कर रहे हैं। अरब देश की इसको लेकर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, उनसे हमारे संबंध पहले से बहुत अच्छे हो रहे हैं। उनके संबंध इजराइल के भी साथ अच्छे हो रहे हैं। केवल पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। अखिलेश प्रताप की पार्टी पाकिस्तान के प्रति प्रेम क्यों जताती है बार बार? उसी बौखलाहट कांग्रेस में क्यों दिखता है जो पाकिस्तान में होता है? जवाब दूं? सर एक सेकंड रुक जाइए। तारिक फतेह जी, रोहित जी 10 सेकंड दीजिएगा। क्या भारत की विदेश नीति में माइनॉरिटी पॉलिटिक्स हावी रही है? रोहित जी 10 सेकंड खासतौर पे इजराइल के देखिए नजरिए देखते हैं जब हम। मैं आपको एज एन ऑब्जर्वर बताऊं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट में उस पे ज्यादा जो नजर रहती है कि इंडिया का मुस्लिम वोट बैंक क्या करेगा, नाराज ना हो जाए। ओवैसी साहब ने जो कहा, ये तो सिर्फ सरफेस वाली बात है। मुस्तकिल पिछले 70 साल में तमाम, जो आप बताइए कि तमाम हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगों में तमाम इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लोगों ने पाकिस्तान की मदद की। 71 में, 65 में, कारगिल में, कहीं पे। हालांकि इजिप्ट और इंडिया के जो नेहरू साहब के जमाने में ताल्लुकात थे डिफेंस इंडस्ट्रीज के तहत, उसके बावजूद किसी ने खुल के इंडिया के स्टैंड को नहीं दिया। और ये हम सब हिंदुस्तान में बर्दाश्त कर लेते हैं कि भाई वो वैसी भाईजान क्या कहेंगे। इन दी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि कुछ इंडिया के मुसलमानों का ताल्लुक इस्लाम से है और कुछ का इस्लामाबाद से है, और ये आपको समझना पड़ेगा। जो बात जीवीएल करें, आपने उसको दूसरे शब्दों में कहा है, लेकिन इमाम साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान, उसके लिए हिंदुस्तान पहले है या फिर रमल्ला पहले? ये देखिए, ये मेरे ख्याल से ये बात सही नहीं है कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया को या इजराइल को लेकर के वो इंडियन वोट बैंक से रिलेटेड है। मैं इसको बिल्कुल ही नहीं मानता, इस वजह से कि एक वक्त वो था जब हमारे नेशनल इंटरेस्ट अरब वर्ल्ड से फुलफिल हो रहे थे एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, तो हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस हैं और आज भी हैं। लेकिन आज हमारी रिक्वायरमेंट्स बदली हैं, हमको दूसरे तरह की टेक्नोलॉजीज़ और चीज़ें चाहिए, तो इसमें इजराइल की तरफ बढ़ना ये नेचुरल सी बात है। लेकिन इसको ये समझना है कि वोट बैंक की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, ये नहीं जा रहे थे। हाँ, ये बात सही नहीं है। आज हमारी रिक्वायरमेंट बदली हैं, अरब वर्ल्ड की सिचुएशंस बदले हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है। ये फैक्ट है जो मुझे लगता है कि ज़्यादा गवर्न कर रहा है इस विजिट को लेकर। तो जो लोग ये कह रहे हैं सर कि फ़लस्तीन नहीं जा रहे, गाज़ा भी चले जाते तो देश के लोगों को अच्छा लगता, उनका मतलब क्या है कहने का? और दूसरी बड़ी बात है सर, 90 के दशक में 92 के बाद जब से इजराइल के साथ आपने दरवाजे खोले, क्या ये सच नहीं है कि अरब वर्ल्ड्स ने इजराइल की तरफ थोड़ी सी मुस्कुराहट दी, तब आपकी हिम्मत हुई कि आप वहाँ दरवाज़ा खोलें? जी, कुछ हद तक ये बात भी है और कुछ हद तक जो इन्होंने कहा है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस हैं, क्योंकि वहाँ भी अरब वर्ल्ड में देखिए बीच में दरार आई है, चाहे कतर में, सऊदी अरेबिया में, चाहे ईरान शिया में, सुन्नी में, इतनी सारी दरारें आई हैं। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे विचार से जो हुआ है वो है जब से ये नई सरकार आई है, इन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की है जो वहाँ के अरब नेशन से अपने ताल्लुकात बेहतर किए जाए, और उसमें बहुत सफलता मिली है। एक के बाद ये बड़ा विजनरी पॉलिसी रहा है। जैसे उन्होंने कहा यूएई के क्राउन प्रिंस यहाँ पर आए थे, सऊदी अरेबिया,
सभी देशों के साथ। इसीलिए हमारा जो ट्रस्ट लेवल है रोहित जी इन देशों के साथ, ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है, बढ़ गया है, जो जब वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं इजराइल में तो वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, इन देशों से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। और हमने ये वाली पोजीशन फिलिस्तीन को भी बता दी है। जब 1992 में हमारे ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे तब भी यासिर अराफात को बता दिया गया था, और अब जब राष्ट्रपति महमूद अब्बास आए थे तब भी उनको बता दिया जो हम यहाँ पर जाने वाले हैं, और इन्होंने सबने इसका स्वागत किया है। जो भारत के रिश्ते सभी से अच्छे हैं तो भारत एक और बड़ा प्रोएक्टिव रोल वहाँ पर अदा कर पाएगा, और उनको ऐसे राष्ट्रों की आवश्यकता है, ऐसे राष्ट्रों की जो कि हर एक साइड से अच्छी तरह बातचीत कर सके। और मेरे विचार से इस समय भारत के अलावा पूरी दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके रिश्ते ईरान, सऊदी अरेबिया और इजराइल से तीनों से बहुत अच्छे और बहुत घनिष्ठ है। कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है पूरी दुनिया में। तो इसीलिए मेरे ख्याल से भारत का वहां पर जाना, उन सबसे बात करना, अभी सऊदी अरेबिया और ईरान तो हो आए हैं, इजराइल जाना उनका लाजमी था, परंतु बिल्कुल ऐतिहासिक विजिट है। अगर वो दोनों उसमें जाते, अगर रमल्ला चले जाते जैसे राष्ट्रपति गए थे 2015 में, तो फिर एक संदेश जाता जो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश। और ये मेरे विचार से बिल्कुल हमको उस कटघरे से निकलकर आना था और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को सामने रखना था, अपने देश के और सभी देशों के सामने। अखिलेश जी बोलिए। देखिए, आपने हमारे जो बीजेपी के साथी हैं नरसिम्हा राव जी, वो एक ही बात को 8 बार दोहराए, लेकिन ये नहीं बताए कि इजराइल से और हमारे देश से अभी क्या क्या मिला है, क्या क्या होने वाला है। हम बात बस ये कह रहे थे कि जो देश हैं हमारे, जिससे हमारे रिश्ते हैं, अभी इन्होंने हमारे जो साथी बैठे हुए हैं ये बता रहे, तो मैं बीच में मिस कर रहा हूँ, बताऊँगा कि ट्रस्ट लेवल की बात कर रहे थे। तो ट्रस्ट लेवल हम कहाँ तक किसके साथ बना के चले आते हैं। रशिया, चाइना के साथ भी तो बनाए थे जब झूले पे झुलाए थे। आज क्या हो रहा है, हमें कोई जो रिश्ते हमने 25 साल पहले बनाए हैं, हमने जो ये बता रहे हैं क्या किया, हमने एग्रीमेंट किए हैं, साइंस में किया है, टेक्नोलॉजी में किया है, हमने डिफेंस में किया है, हमने इंटरनल होमलैंड सिक्योरिटी में किया है इसी इजराइल से। लेकिन हमें इस तरह से हमने किया है कि किसी को आपत्ति नहीं हुई। जितना इन्होंने अभी पता नहीं कितना हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इससे बहुत से ज्यादा हम कर चुके हैं इजराइल के। किसको आपत्ति है सर आपके अलावा अभी किसको आपत्ति है? सऊदी अरब ने आपको फोन कर दिया क्या कि हमें आपत्ति है? हमें आपत्ति नहीं है। बताइए ना सर, सऊदी अरब को नहीं, से फोन आया पाकिस्तान को, इसके अलावा पाकिस्तान को आपत्ति है। ये आपको ईरान के प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया क्या आपको कि हमें आपत्ति है? हमने तो कहा ना ये आपको किया होगा। ये आप कह रहे हैं ना, मैंने गिनाया ना, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मोदी जी ने नहीं किया था तो आपत्ति नहीं थी, अब आपत्ति हो रही है। सर ये तो बता दीजिए किसको आपत्ति हो रही है? इजराइल से कर चुके हैं जनाब, दूसरों कंधे पे रख के बंदूक तो ना चलाइए, कम से कम ये तो बताइए किसको आपत्ति हो रही है? की बात कौन कर रहा है? आपत्ति कौन कर रहा है? मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि किसी को सर, अभी तो आप कह रहे थे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो सर किसको आपत्ति है ये तो बता ही नहीं रहे हैं। नेता कर रहे हैं। हाँ, आप अपनी बात में गोल गोल घूम रहे हैं अखिलेश जी। ये तो आप कह रहे हैं चीन ने ऐसा कर दिया। सर चीन ने कब आपसे गले मिलकर प्यार किया था बता दीजिए। शुरू से लेकर आज तक चीन के साथ आपके संबंध ऐसे ही लवेट के रहे हैं। आप ही तो झूला झुलाए थे, उनके लिए आप दुकानें, आप ही झूला झुलाए थे। सर उनके लिए वो दुकानें, आपके लिए आप, उनके लिए वो दुकानें, आपके लिए वो दुकानें और बताए थे। समझिए इस बात को अखिलेश जी, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना शोभा नहीं देता। आप लोग पार्टियों के प्रवक्ता हैं, आप बोले तो मैं बोलूं, सरकारें चलाई हैं इतने साल, बोले फिर मैं बोलूं। आप लोग टीवी पे बैठते हैं मजाक करने लगते हैं। सर यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सभी सभ्य लोग बैठे हैं, वो देश की विदेश नीति को लेकर बात कर रहे हैं, आप लोग उसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देने आ जाते हैं। जनाब आप, अरे आप इतना, आप बोले तो फिर मैं बोलूं। अब आप इतना पढ़ा लिखा ज्ञानी तो मैं नहीं हूं सर, लेकिन जो थोड़ा सा ज्ञान है, जो देखा है दुनिया, उसी हिसाब से बता रहा हूं। अब सुन लीजिए, बहुत देर आप बोले, मैं सुन रहा था आपका। मैंने कहा ना आप इतना ज्ञानी हम नहीं हैं, लेकिन जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। वो ये कहा कि जो मोदी जी पता ना अभी 2-3 दिनों में क्या इजराइल से पाए हैं, क्या एग्रीमेंट किए अभी नहीं पता, लेकिन इससे ज़्यादा जो पता है, हमने एग्रीमेंट इजराइल से जिन जिन चीज़ों पे कर लिया है,
चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे होमलैंड सिक्योरिटी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, हमने इससे ज्यादा आगे बढ़ के कर चुके हैं। अब क्या ये करके आते हैं, वो आगे की बात है। ये सारी चर्चाएं कि पिछले 25 साल में या 40 साल में या 50 साल में इजराइल के साथ भारत के कितने संबंध रहे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आई, कितने राज्यों में इजराइल कृषि में मदद कर रहा है, ये सब 1.5 दिन से टीवी पे चल रहा है। असल में आप लेट हैं, तो आपको लग रहा है मैं ये बता के अपनी पीठ थपथपवा लूंगा। मसला इससे कहीं आगे बढ़ चुका है सर, मसला अब इससे कहीं आगे बढ़ चुका है सर, मसला इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग अब तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपने माइनॉरिटी वोट बैंक को बचाने के लिए खड़े हो या फिर ये बताने के लिए खड़े हो कि प्रोग्रेसिव स्थिति में हम लोग देश के साथ खड़े हुए हैं। अब आप फंस चुके हैं, अब आप फंस चुके हैं। तारक फतेह साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, अपने एजेंडे पे आना है, आपने पर्याप्त से ज्यादा समय ले लिया, जितना डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा समय ले चुके। प्लीज तारक फतेह साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस की समस्या सर उसका माइनॉरिटी वोट बैंक है या फिर इस देश की विदेश नीति है? दोनों हैं। देखिए, कांग्रेस को इतनी क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि उन्होंने उस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए जब बड़ा मुश्किल समझा जाता था। लेकिन उस जमाने की कांग्रेस पार्टी और आज की कांग्रेस पार्टी में बड़ा फर्क हो गया है। अब आप ऐसा बोलेंगे तो रोहित सरदाना को अच्छा नहीं लगेगा। ना मैं ये कह रहा हूँ जी, ये बात मैं कल से बोल रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, आप लेट हैं, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा। आप थोड़ा अप टू डेट रहा कीजिए, आपको तब समझ में आएगा। नया क्या लाए? अरे तो अप टू डेट बताओ ना, मोदी जी नया क्या ले आए? बैठ के घर पे मोदी जी नया क्या लाए? थोड़ी देर में आ जाएंगी चीजें, टीवी पर समझ में आएगा तब आपको। क्या लाए? सर प्लीज, ये देवरिया का चौपाल नहीं है सर, प्लीज बात करेंगे। अखिलेश जी, देवरिया का चौपाल नहीं है प्लीज, कि आपका तकरीर चलता रहेगा, दूसरा बोल नहीं पार्टी लाइन चलाओ, शोर करना बंद कर दीजिए, दूसरों को सुनिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनकी बात सुनिए, समझना सीखिए। प्रवक्ता काम सुनना भी होता है। अपना बीच में बोलना बंद करो ज्ञानी। बोले तारिक साहब, दो चीजें आप नोट करें। एक, प्रोटोकॉल वाइज कि जब जहाज लैंड किया उस वक्त कितनी देर तक बेंजामिन नेतन्याहू वहां जमीन पे खड़े रहे और उनकी गुफ्तगू क्या हुई, किस तरह लोग मिले। आप देखिए कि लाइन के अंदर कौन लोग खड़े थे, कैसे अहमदिया मुसलमानों का हिंदुस्तान में किसी को पता ही नहीं है कि कितना बड़ा क्या भाइयों की वहां फैसिलिटी है। एक पूरी नई किस्म का इजराइल हिंदुस्तान को दिखा। किसको पता है वहां के 1 लाख तो हिंदुस्तानी रहते हैं जो आज से नहीं 1947-48 से वहां सेटल्ड हैं, जिनके रहमा एक गांव है जहां आपको अच्छी बिरयानी भी मिल जाएगी। अब ये सारी बातें हिंदुस्तान के लोगों को और इजराइल के लोगों को एक दूसरे की दिखी हैं इस दौर में जहां पहले ये नहीं हो पाता था। अब जो बातें हुई हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे, इंटरनेशनल टेररिज्म पे, आप याद रखिए कि ये दो वो मुल्क हैं, हिंदुस्तान और इजराइल, जिन पे बाहर से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का पिछले 25-30 नहीं 70 साल से है। यानी 1948 में 14 अरब मुल्कों ने हमला किया था इजराइल पे, 56 में हमला हुआ, 67 में हमला हुआ, 71 में हमला हुआ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान पे पाकिस्तान ने हमला किया। तो इनकी कन्वर्जेंस कहीं और से भी मिलती है। सर्वाइवल वही है जिस तरह 8वीं सदी में हिंदुस्तान पे अरबों ने हमला किया, इसी तरह अरबों ने उसी सदी के अंदर जेरूसलम पे भी कब्जा किया और आज तक कब्जा किए हुए हैं। यहूदियों की सबसे प्रेशियस जगह जो है उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है। अब ये हमारे मुसलमान भाई सुन के जरा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये वक्त आएगा जब सब खुली आंखों से देखेंगे कि ज्यादतियां हम मुसलमानों से भी होती हैं और इजराइल के अंदर वो वाहिद मुसलमान रहते हैं या इंडिया में जिनको वोट देने का हक है। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हमें सामने नजर आ रही है ना। तो इन दोनों मुल्कों का मिलाप होना, और जबकि अरब कंट्रीज कुछ भी नहीं ऑब्जेक्ट कर रहे, ना मिस्र ने बोला, ना सऊदी अरेबिया, ना लबनान, ना जॉर्डन, हर कोई खुश है सिवाय इंडिया के अंदर ऑपोजिशन के या ओवैसी ब्रादरान के। तो उसमें तो चाहिए ये कि इनको कहें भाई आपका वक्त गुजर गया, आप आराम से कोने में बैठे, आप देख नहीं पा रहे। मोशे से मुलाकात, ठीक है, मोशे से मुलाकात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेंजामिन नेतन्याहू साथ है। सर इमाम साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या कहीं आप सुबह से जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें कुछ फैक्ट्स आए हैं,
मैं सवाल पूछूं उससे पहले मोशे से वो बात कर रहे हैं, Very special, Nani Sandra. वो कुछ कह भी रहा है, अगर अनुवादक साथ में होगा तो। My parents lived in Mumbai. They helped everyone. My parents lived in Mumbai. They helped every person, Jewish and not Jewish, alike. The house was open to everyone. I now live in Israel with my grandparents, Rabbi Shimon and Judith Rosenberg, in the house in the city of Afula. I may want to bless my grandparents for my father, Rabbi Nachman and Frida Ortzberg. I am an happy child, thank God. And I love to play. I try to be a good student. I would like to wish you Amara Ashirwad, Abki Sat Hevot, Pradan, Matri Renge, Salotak. I want to ask you something from all my heart. Please continue to love me forever and always remember my parents. I live in Afula, but all the time I remember and connected to Naramanov. I grew up there in Mumbai. This is my home. I hope I will be able to visit Mumbai. And when I get older, I live there. I will be the director of our Chabad house. With God's help, this is my house, an house of goodness. Dear Mr. Modi, I love you and your people in India. I want to give you some presents to remember me and Dolly Jerusalem. Picture of प्रधानमंत्री को एक तस्वीर भेंट की है बेबी मोशे ने। जो बेबी मोशे बड़ा हो गया, उसने अपनी बातें रखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शेयर की हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शेयर की हैं। एक छोटे से बच्चे की तस्वीर आप लोगों ने देखी थी मुंबई हमले के बाद, और आज बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ इजराइल में रहता है। उसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने के लिए पहुँचे। इमाम साहब, मैं जल्दी से, इससे पहले चर्चा का समय खत्म हो जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कहीं भारत के मुसलमानों में इस बात को लेकर चिंता है, रोष है, डर है कि जैसे इजराइल एक ज्यूज राष्ट्र बनाना चाहता है, भारत की इजराइल के साथ दोस्ती या नज़दीकी यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के विचार को और पुख्ता करेगी, जोर देगी? देखिए, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदुस्तान तरक्की करेगा, यहाँ के मुसलमान तरक्की करेंगे, एक लॉजिकल कंक्लूजन की बात है। इस फेवर में सब है कि देश तरक्की करे, हिंदुस्तान आगे बढ़े। उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, फॉरेन एड की ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, पॉलिटिकल मोटिवेशन की ज़रूरत हो, वो सब वेलकम चीज़ें हैं। इसको उस राय से देखना कि अगर तो जो लोग ऐसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, आपको लगता है? बहुत लोग सेकते हैं, बहुत लोग सेकते हैं। इजराइल एक वक्त में हो सकता है कि अनटचेबल हो, लेकिन आज सारी दुनिया उसके साथ हाथ मिलाने को तैयार है। अरब वर्ल्ड, जैसे अभी चर्चे में भी आई कि अरब वर्ल्ड में कम से कम 2 मुल्क तो ऐसे हैं जो उनके पड़ोसी इमीडिएट नेबर्स हैं, उनके साथ हाथ मिला करके आगे बढ़ रही है। और बहुत सारे वो हैं जो अभी अनऑफिशियल तौर पर भी कॉन्टैक्ट में है, टच में है। तो पाकिस्तान अगर उनके साथ अपने रिश्ते को बढ़ा रहा है, करीब आ रहा है अपने डेवलपमेंट के लिए, नेशनल इंटरेस्ट में, इसे वेलकम थी। जीवन नरसिंह राव, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे चलते चलते, वो ये कि अखिलेश जी इंतजार कर रहे हैं कब तक वो चीज़ें सामने आएंगी सरप्राइजिंग या करिश्माई, जिनके बारे में सुबह से चर्चा हो रही थी? रोहित जी, जो भी फैसले हैं, जो भी अग्रीमेंट्स हैं दोनों देशों के बीच रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर मैंने जैसा पहले कहा कि खेती क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, गंगा सफाई को लेकर भी दोनों देशों के बीच एक समझौता होने की बात हो रही थी। और इसके अलावा स्पेस विषय में, स्पेस में दोनों देश किस प्रकार साथ मिलकर काम करें, इसको लेकर है। नेशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन
राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस और ये इन विषयों में पहले से हमारे संबंध अच्छे रहे और मजबूत करने की बहुत जरूरत है। तो कई जब दो बड़े नेताओं के बीच में इस प्रकार के समिट मीटिंग होते हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं और फाइनल जो डिक्लेरेशन है उसके कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एग्रीमेंट जो साइन हुए हैं उसके लिए शायद मेरे ख्याल से थोड़ी देर में इसको रिलीज करेंगे मीडिया के जरिए। बट लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री मोदी जी हर मिनट का उनकी समय का कीमती जानते हैं, कोई समय व्यर्थ करने वाले कांग्रेस नेता की तरह नहीं है सर। तो इसलिए कांग्रेस के नेता इस प्रकार नहीं वो कहीं देश नहीं एक दिन का भी नहीं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, एक दिन का भी उन्होंने देश का प्रधानमंत्री वो चाहे कांग्रेस का रहे, चाहे बीजेपी का रहे, चाहे किसी और पार्टी का रहे, जब वो प्रधानमंत्री के तौर पे जाता है सर तो वो हॉलिडे पैकेज पे नहीं जाता है। आप इस बात को बखूबी जानते हैं। तो ये कहना भी जायज नहीं है कि कांग्रेस के नेता ऐसा करते हैं वहां जाके। अगर कोई छुट्टी मनाने जा रहा है तो वो एक अलग विषय, देश को रिप्रेजेंट करने जाता है तो एक अलग विषय। ये बात आपकी जायज नहीं है। मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा इसके बाद, लेकिन उससे पहले अशोक जी आप कमेंट कर रहे हैं जल्दी। देखिए मैं एक कमेंट बस इसमें ये करना चाहूंगा। देखिए जो भी प्रधानमंत्री जाते हैं सब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाते हैं। मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं जो जब प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो ये जब इनको दूर तक ट्रैवल करना होता है तो ये रात को शुरुआत करते हैं, सुबह वहां पहुंचते हैं और उसी समय अपनी जो भी वार्तालाप होती है मीटिंग शुरू कर देते हैं। अभी भी जो अमेरिका गए थे तो पहले पुर्तगाल गए, वहां पर उन्होंने 6 घंटे गुजारे, रात को निकले, सुबह अमेरिका पहुंचे, वहीं पर अपना 2 दिन रहे, फिर रात को आए नीदरलैंड्स में। तो इसीलिए वो ज्यादा समय अपना वो हवाई जहाज में गुजारते हैं और ये उनको कहने का बिल्कुल अधिकार है। एक तरीका हो सकता है, ये उनकी एक सोच हो सकती है, इसके लिए उनकी तारीफ भी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कहूंगा। जैसे कांग्रेस के ना वो नहीं कहना, वो कहना ये उचित नहीं लगता। जी वो कहना बात नहीं है। अखिलेश जी बिना इस तू में पढ़ते हुए आपका लास्ट कमेंट। देखिए नहीं मैं तू मैं नहीं कर रहा हूँ। जो उन्होंने गिनाया बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, रात भर ट्रैवल करते हैं, परिणाम कुछ नहीं देश को मिलता है, ये भी सत्य है। दूसरी बात ये भी अभी जब आपके चैनल पे आ रहा था उनके स्पीच तो तीन स्क्रोल आए थे। वो स्क्रोल ये आए थे कि एक जो है हमारा जल निगम यूपी जल निगम से कोई समझौता हो रहा है, आप ही के चैनल पे आ रहा था। दूसरा आ रहा था कि अंतरिक्ष में और तीसरा कृषि में। ये 3 की जानकारी आपके चैनल पे स्क्रोल के देखने मिला। और अगर हम अपेक्षा करते हैं जितने प्रकार से इतने देर से कई दिनों से बताया जा रहा है कि बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे अमेरिका में 5 घंटे व्हाइट हाउस में रुक के आया लेकिन मिला कुछ नहीं, तो हम इंतजार करते हैं कि समय बदल गया है। अब भारत का प्रधानमंत्री 1990 की तरह कटोरा लेके अमेरिका नहीं जाता है। इस बात को आप कब समझेंगे? 5 घंटे के लिए वो गए थे तो खाना खाने गए थे, खाना खा के लौट आए थे। आप उम्मीद कर रहे होंगे शायद देश पता नहीं इंतजार कर रहा था कि नहीं कि हमारा पीएम अब की बार फिर गया अमेरिका से क्या लेके आएगा। सर नाना नानी के घर वाली स्थिति अब नहीं रही है कि नेता जाता है तो वापस आने पे इंतजार करते हैं बच्चे की क्या लेके आएंगे पापा मम्मी नाना नानी के घर से। तो इस चीज को सर मुझे लगता है आप राजनेताओं को समझना चाहिए। आपसे ज्ञानवान बातों की उम्मीद करते हैं बनिस्बत इसके कि आप चौराहे नुक्कड़ गली की बातें करें। धन्यवाद आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इन चीजों का ख्याल रखते हुए चर्चा में शामिल होंगे। अब हम अपने अगले डिबेट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले के मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत।